नमस्कार, मैं हूं शेफाली शर्मा और स्वागत करती हूं हमारे इस हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में जिसका नाम है हेल्थ मैक्स। हेल्थ मैक्स डॉक्टर राघव ग्रुप यूनिट का क्लिनिक है और इस क्लिनिक के सहयोग से हमारा उद्देश्य आप सब तक हेल्थ मैक्स की सुविधाओं को पहुंचाना है। हेल्थ मैक्स करीब 30 वर्षों से देश विदेश में अपने लाभ पहुंचा रहा है अपनी रिसर्च के द्वारा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं डॉक्टर हिमांशु सिंह से किडनी फेलियर के बारे में। ये क्या होता है, इसके क्या कारण है, सब कुछ। सबसे पहले डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किडनी फेलियर आखिर होता क्या है, कुछ बताइए इसके बारे में हमें और हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए किडनी फेलियर जो है वो एक, आप पहले इसको जानना ज़रूरी है कि किडनी क्या चीज़ है। किडनी जो है हमारी बॉडी के ब्लड को एक तो फिल्टर करती है और साथ में हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करती है, चाहे वो सोडियम का है चाहे वो पोटेशियम का है। और इसके अलावा एरिथ्रोपोएटिन एक खास तरह का हार्मोन भी सिक्रीट करती है जो कि हमारे बोन मैरो को स्टिमुलेट करके आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स बनाता है ताकि हमारा हीमोग्लोबिन बने। इसके अलावा एक और जो प्लस काम वो करती है जो कि बहुत प्रमुख है, वो ये है कि हमारे एचबी को तो बढ़ावा देती ही देती है, इसके अलावा हमारा ब्लड प्रेशर उसको भी रेगुलेट करती है। तो इसमें जब कोई भी खराबी आती है जैसे कि किडनी फेलियर होना, तो इन सभी चीज़ों में जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई, चाहे वो ब्लड का फिल्ट्रेशन है, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, चाहे वो रेड ब्लड सेल का बनना है, या फिर हमारे बीपी का कंट्रोल रखना है या रेगुलेशन रखना है, उन सब के ऊपर असर हो जाता है। और सब जो है, जैसे बीपी है तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है, रेड ब्लड सेल जो है वो स्टिमुलेशन नहीं हो पाते क्योंकि जो है हार्मोन वो सिक्रीट करना चाहता है एरिथ्रोपोएटिन, वो नहीं बनता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल भी कम हो जाते हैं। और रेड ब्लड सेल के कम होने से जो है हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली हमारा फॉल करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, इन सब की मात्राएं भी बढ़ने लगती हैं, बॉडी में जितनी रहनी चाहिए उतनी नहीं रहती हैं। इसके अलावा दो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारी किडनी निकालती है जिसको हम कहते हैं यूरिया, और जो मसल की एक्सरसाइज से या मूवमेंट से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसको हम क्रेटिनाइन कहते हैं, बहुत अहम रोल प्ले करता है। वो क्रेटिनाइन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, क्योंकि वो यूरिन से नहीं निकल पा रहा तो वो अल्टीमेटली ब्लड के अंदर रह जाएगा। तो एडल्ट्रेटेड ब्लड हो जाता है हमारा और उसमें क्रेटिनिन की मात्रा भी बढ़ने लगती है और ब्लड यूरिया की मात्रा भी बढ़ने लगती है, और प्लस यूरिक एसिड को भी बढ़ावा देती है। तो इस तरह से ओवरऑल बॉडी का जो सिस्टम है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, चाहे वो हीमोग्लोबिन है, चाहे वो रेड ब्लड सेल आरबीसीज है, और चाहे वो बीपी है, इन सब के ऊपर असर हो जाता है। उसको कहा जाता है किडनी फेलियर हो जाना। जी, जैसे कि आपने हमें बताया क्रेटिनाइन के बारे में, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कुछ और इसके बारे में ताकि हमारे दर्शकों को भी क्लियर हो जाए अच्छी तरह से, ताकि किडनी फेलियर का प्रॉब्लम क्या है। देखिए, किडनी फेलियर का जो कॉज रहता है वो जनरल कॉजेज, अगर हम बात करें एक्यूट की, एक्यूट मतलब अभी अचानक से किडनी फेलियर किसी का हो जाए तो उस केस के अंदर तो जनरली ब्लड लॉस का, अचानक से ब्लड लॉस हो जाना, किसी ने इंजरी हो जाना, किडनी पे अटैक हो जाना, मतलब अटैक इन द सेंस कि किसी ने किसी पे वार किया और वो वार या जो आघात था, जो ब्लंट चीज़ थी, वो आइटम डायरेक्ट किडनी पे अटैक हुआ उसका, तो उस पे किडनी पे एकदम से जो अटैक होगा तो उसमें ब्लड लॉस होगा। या बॉडी पे कहीं अटैक हुआ, ब्लड लॉस हुआ, या ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा लो चला गया, उससे जो फेलियर होता है उसको कहा जाता है एक्यूट फेलियर, जो सडन फेलियर कहा जाता है। बट ज़्यादातर लोग जो अफेक्ट करते हैं हमारे इंडिया में या थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो होते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स, जिसमें कि धीरे धीरे करके किडनी फेल होती है। और वो कंडीशन बनती है अलग अलग बीमारियों के कारण। जैसे अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ इस तरह की एक बीमारी है जिसकी वजह से धीरे धीरे करके अगर वो कंट्रोल ना रहे तो हमारे किडनी को फेल करवा देती है। इसी तरह से बीपी, अगर किसी का बीपी या ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं रहता है तो वो बीपी भी किडनी की फेलियर करने में समर्थ रहता है, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर, कि वो किडनी फेलियर क्रिएट कर देता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी, जो कि एक कंजेनाइटल बीमारी है, मतलब बचपन में ही किसी को हो जाना, मतलब हेरिडेटरी भी कह सकते हो आप, फादर से बच्चे में या जनरेशन टू जनरेशन चलती है, उसमें अलग अलग छोटी छोटी सिस्ट बनने लग जाती हैं और पूरी किडनी को भर देती हैं सिस्टों से।
तो वो एक बीमारी थी जिसमें कि पानी प्रॉपर जा नहीं पाता, या कह सकते हैं ब्लड जो है प्रॉपर फिल्टर होकर यूरिन नहीं क्रिएट कर पाता, जो कि यूरिन ट्रांसफ़र हो पाए यूरिन के थ्रू, मतलब आपके यूरिन निकले, मगर वो नहीं निकल पाता, तो उसकी वजह से भी जो है किडनी फेलियर की कंडीशन, जो कि लैक ऑफ यूरिन रहेगा, बॉडी के अंदर यूरिन बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो है अगर ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा तो ऑटोमेटिकली किडनी फेल होगी ही होगी। तो वो एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से जो है पॉलीसिस्टिक किडनीज भी, या फिर किसी को एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम या ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। ये कंडीशन दो हैं जिनकी वजह से किडनी फेलियर हो जाता है। क्रॉनिक किडनी फेलियर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो डायबिटीज़ हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, जो कि मेन अहम बीमारियाँ रहती हैं जिनकी वजह से, जो प्राइमरी बीमारियाँ रहती हैं जिनकी वजह से ये किडनी फेलियर ज़्यादातर लोगों में होता है। और जो कम एज में किडनी फेलियर होता है वो ज़्यादातर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण होता है, जिसमें कि नेफ्रॉन्स जो हैं उनमें अचानक से इस तरह की व्याधि हो जाती है जो कि कारण नहीं पता होता, उसका अननोन क्वांटिटी या कमोडिटी कह सकते हैं आप बन जाती है वो, कि भाई क्या वजह है रही जिसकी वजह से किडनी फेलियर मतलब ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हुआ। तो जब कारण नहीं पता होता तो उसका ट्रीटमेंट भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो कारण जब नहीं पता होता नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, उसको भी वो धीरे धीरे क्या होता है कि यूरिन में से प्रोटीन जाने लग जाता है उसमें, और धीरे धीरे जब प्रोटीन जाना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर जब प्रोटीन नहीं रहेगा तो मसल आपकी वेस्ट होनी शुरू होगी, क्योंकि मसल को जो ताकत मिलनी चाहिए थी प्रोटीन से वो नहीं मिलेगी, तो बंदा पतला होना शुरू हो जाता है, जो पेशेंट है वो इमेशिएट होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे करके किडनी फेलियर की कंडीशन बन जाती है। क्योंकि जब लैक ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी में रहेगा प्लस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारा इफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक या जाहिर सी बात है कि किडनी फेलियर हो जाता है। इसके अलावा एक हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशन बनती है जो कि सेल्फ क्रिएटेड कह सकते हो आप, या किसी को पथरी है और पथरी वो निकल नहीं रही है या फिर वो इलाज प्रॉपर नहीं करा रहा है कहीं से, तो वो पथरी रह जाती है, और वो पथरी अगर किसी वाटर के फ्लो का या यूरिन के फ्लो का कह लीजिए या फिर ब्लड के फ्लो को रोकती है, कहीं भी बैक प्रेशर करती है वाटर का, तो किडनी स्वेल आउट हो जाती है। और किडनी जब स्वेल आउट होती है तो उसमें से यूरिन नहीं निकल पाता, यूरिन अगर आउटपुट कम हो जाता है या बिल्कुल ना के बराबर होना शुरू हो जाता है तो वो किडनी बिल्कुल जो नेफ्रॉन्स हैं वो वाटर में बेस हो जाते हैं, वाटर भर जाता है उनके अंदर और वो बिल्कुल कार्यशील हो जाते हैं, मतलब कार्य नहीं कर पाते, और जब वो कार्य नहीं कर पाते हैं जाहिर सी बात है कि किडनी फेलियर उस कंडीशन में भी। डॉक्टर, जैसे कि आपने हमें इसके कारण के बारे में बताया और इसके टाइप्स के बारे में बताया, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। जनरल जो सिम्टम रहता है कि स्वेलिंग है जी, अंडर आई स्वेलिंग हो जाना, या फीट में एडीमा बन जाना, या बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन होना, मतलब कि शरीर भारी भारी फील करना, पेशेंट को चलने में थोड़ा सांस की तकलीफ होना, मतलब एकदम से उसको लगना कि यार थोड़ा सांस मेरा फूल रहा है या भारी भारी फील कर रहा हूँ, ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर। प्लस एक और साइन एंड सिम्टम होता है कि यूरिन के अंदर फ्रोथ का आना, मतलब झाग जैसेदार यूरिन आना, जिसका जो कि इंडिकेटिव होता है कि पेशेंट को यूरिन के अंदर से प्रोटीन जा रहा है। तो जब यूरिन के अंदर से प्रोटीन ज़्यादा तो जनरल केसेस के अंदर फ्रोथ डेवलप हो जाता है जी। तो वो यूरिन करते हुए वो फील कर सकता है। इसके अलावा वो देख रहा है कि कुछ समय से वो पतला या कमज़ोर होता फील कर रहा है बॉडी को, कि बॉडी में जो भी खा रहा है वो लग नहीं रहा है। ये जनरल कंडीशन तो कई और बीमारियों में भी होती है, मगर जब ये स्वेलिंग के साथ और जो यूरिन में झाग आ रहा है उसके साथ फटीकनेस आ रही है या बॉडी में फटीक है, बॉडी फटीक फील कर रही है, तो वो कंडीशन ज़्यादातर किडनी फेलियर को इंडिकेट करती है कि हाँ भाई ये पेशेंट जो है एक किडनी फेलियर का पेशेंट हो सकता है। ज़्यादातर चांसेस तो यही होते हैं। और इसके अलावा या यूटीआई किसी को हो जाए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें होता क्या है कि बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, उससे भी किडनी फेलियर भी हो जाता है, और वो किडनी फेलियर में भी यूटीआई हो जाता है। क्योंकि अगर किसी को सपोज डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ होने के बाद जो है वो डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती, तो डेफिनेटली अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहेगी तो यूरिन से जो है शुगर निकलेगा, वो शुगर कभी का यूरिन जो है रिटेंशन अगर बॉडी में रहेगा तो डेफिनेटली वो यूटीआई को भी पन पाएगा, यूटीआई की कंडीशन डेवलप करेगा, और जब यूटीआई होगा तो वो डेफिनेटली किडनी पे असर तो करेगा ही करेगा। तो वो कुछ कारण होते हैं या कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताया, स्वेलिंग का होना, पैरों में स्वेलिंग का होना, बार बार स्वेलिंग आ जाना किसी को, और फिर यूरिन के अंदर से झाग निकलना, ये कुछ प्रमुख साइन सिम्टम्स हैं जो कि हम देख के पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये अगर साइन सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट में, विल डेफिनेटली बी अ पेशेंट ऑफ किडनी फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिजीज कह सकते हैं जी।
जैसे कि आपने हमें बताया कि ये सिम्टम्स है, अब किसी को आइडेंटिफाई करना है तो वो कौन से टेस्ट या कौन सा एग्जामिनेशन कराए जिससे उसे पता चल सके, क्लियर हो सके कि उसे किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, टेस्ट जो इसमें जनरली हम करा सकते हैं, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट टेस्ट रहता है वो तो आपका KFT है, किडनी फंक्शन टेस्ट, जो हम कराते हैं मोस्टली। इसके अलावा यूरिन का टेस्ट कराना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभार क्या होता है कि क्रेटिनिन लेवल बढ़ना शुरू भी नहीं होता, उससे पहले यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाता है, जो कि हम प्रोटीन भी कह सकते हो, तो प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। और जब वो कंडीशन डेवलप होती है तो डेफिनेट है कि हाँ, इसका नेफ्रॉन्स जो हैं, जो फिल्टरिंग यूनिट है किडनी की, वो प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पा रही है, और बॉडी जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट रादर देन करने के यूरिन से बॉडी एज सच प्रोटीन निकाल रही है। तो सबसे प्रमुख अगर हम पहले देखना चाहते हैं तो हम टेस्ट करा सकते हैं यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। सस्ता टेस्ट भी है और सबसे छोटा टेस्ट है कि मतलब आराम से आप रेडिली अवेलेबल भी हर जगह, कई जगह KFT अवेलेबल नहीं होता, मगर यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन तो हर जगह अवेलेबल है, तो एक वो टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट तो है ही है। उसके अलावा अगर हम कराएं तो GFR रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो कि हमें ये बताता है कि किडनी फेलियर किस स्टेज में हो रहा है। एक तो क्रेटिनिन से हम पता लगा ही सकते हैं कि किडनी फेलियर किस स्टेज का किडनी फेलियर है, मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी अगर है तो किस स्टेज की क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। जब क्रेटिनिन 5 से या 4 से अबव चला जाता है, 4 और 5 के बीच में, तो उसको हम रीनल फेलियर की कैटेगरी में ले लेते हैं पेशेंट को, कि ये पेशेंट जो है अब रीनल फेलियर हो गया, क्रॉनिक रीनल फेलियर का पेशेंट हो गया। जब वो 4 और 5 से पहले रहता है, जैसे 1.2 1.4 जो कि एक नॉर्मल वैल्यूएशन रहती है, उसके आगे जब बढ़ना शुरू होता है, सपोज जैसे किसी का क्रेटिनिन जो है 1.5 है, तो वो पेशेंट जो है स्टेज 1 या कह सकते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 1 का पेशेंट होता है। तो उस पेशेंट की कंडीशन में जनरली होता क्या है कि क्रेटिनिन लेवल अगर कभी कभार लोगों का नॉर्मल हुआ, सपोज किसी का 1.4 है और GFR रेट भी नॉर्मल है, मगर यूरिन में से एल्ब्यूमिन जा रहा है, तो चांसेस आर कि वो पेशेंट एक किडनी फेलियर का केस बन सकता है। तो हम पहले ही डिटेक्ट कर पाए, हमने यूरिन टेस्ट कराया, हमने पहले डिटेक्ट कर लिया हाँ ये पेशेंट जो है एक यूरिन में से एल्ब्यूमिन इसके जा रहा है, तो डेफिनेटली ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट बन सकता है। उसकी रोकथाम के लिए दवाइयाँ हम उसे दे सकते हैं। एलोपैथी में तो जनरली उसको रोकने के लिए कोई दवाई नहीं आती, बट एलोपैथी डज इज इसके अंदर स्टेरॉइडल मेडिसिन देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड से क्या होता है, कुछ समय के लिए आप मास्क कर लेते हो, अपनी बीमारी को रोक सकते हो, मगर उसके अगेंस्ट स्टेरॉइड्स के अलग हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो किडनी पे भी असर करेंगे और दूसरी बॉडी के दूसरी ऑर्गन्स पे भी असर करेंगे, हमारी बॉडी के दूसरी ऑर्गन्स पे भी। तो इसके अलावा जो हमारे पास उससे बेटर ऑप्शन है, जो कि आप जब आगे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं ज़रूर आपको उसका जवाब दे पाऊंगा, मगर मेन जो टेस्ट हैं वो यही हैं। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि हम ये पता लगा सकते हैं किडनी श्रिंकेज तो नहीं हो रही। मोस्टली जब भी किडनी फेलियर की केस बनेंगे उसमें हमेशा ये रहता ही है कि उसकी जो किडनी की साइज़ है वो श्रिंकेज होना शुरू हो जाता है, साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। तो वो क्योंकि नेफ्रॉन्स अगर काम नहीं कर रहे, और आपको पता है कि शरीर में जो भी ऑर्गन हमारा काम करना कम करती जाएगी, ज़्यादातर ऑर्गन श्रिंकेज में आने शुरू हो जाती हैं, सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। तो वो जो सिकुड़न या श्रिंकेज है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है किडनी फेलियर में। तो वो अल्ट्रासाउंड के टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई श्रिंकेज भी आ रही है, यूरिन में से एल्ब्यूमिन भी जा रहा है और क्रेटिनिन भी बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये पेशेंट किडनी फेलियर का पेशेंट है या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है अगर उसका क्रेटिनिन 4 या 5 से नीचे है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसका इलाज क्या है, किडनी फेलियर का इलाज? देखिए, ट्रीटमेंट अगर हम बात करें ट्रीटमेंट का, तो किडनी फेलियर का जनरल जो ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक एस्पेक्ट का जो ट्रीटमेंट कहते हैं हम, उसमें कंडीशन 2 तरह की होती है। अगर CKD का पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट, जो कि धीरे धीरे किडनी फेलियर की तरफ चल रहा है, तो उस पेशेंट के अंदर तो क्या होता है कि जब एलोपैथी की बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रीटमेंट आपकी किडनी को रोकने के लिए नहीं कि क्रेटिनिन या यूरिया रुक जाएगा, उसके लिए कोई इलाज नहीं चलता। वो चलता है सेकेंडरी डिजीज़ के लिए, जो बीमारियाँ पहले प्राइमरी थी, अब किडनी फेलियर या किडनी डिजीज़ आने की वजह से वो सेकेंडरी हो गई हैं, दूसरे दर्जे की हो गई हैं। और वो बीमारियां हो गई आपकी डायबिटीज़ हो गई या हाई ब्लड प्रेशर हो गया। तो मोस्टली ये 2 बीमारियां जो जनरल रहती हैं। तो उन 2 बीमारियों के लिए एक तो दवाइयाँ चलती हैं, इसके अलावा हीमोग्लोबिन के लिए दवाई चलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किडनी फेलियर होता है तो हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली फॉल करता है क्योंकि रेड ब्लड सेल बनते नहीं हैं प्रॉपरली। इसके अलावा
कैल्शियम के लिए, या आप कह लीजिए मल्टीविटामिन चलते हैं, कैल्शियम जो शरीर को ताकत दे थोड़ा सा, बोन्स, क्योंकि कैल्शियम पे भी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इफेक्ट हो रहा है, तो वो सब दवाइयाँ चलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किडनी फेलियर की, जिसमें कि धीरे धीरे ग्रेजुअली पेशेंट किडनी फेलियर तक पहुंच गया, क्योंकि एलोपैथी में कोई इसका इलाज नहीं है किडनी फेलियर का, चाहे वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, चाहे वो कंप्लीट रीनल फेलियर हो। और रीनल फेलियर की जहाँ तक बात है, उसमें 2 ही इलाज होते हैं। एक तो आपका इलाज हुआ डायलिसिस के थ्रू, वो डायलिसिस के थ्रू भी कोई इलाज नहीं है, बस ये है कि टाइम बाइड करना है, समय काट रहे हैं हम, क्योंकि सर्वाइवल जो टाइम पीरियड पेशेंट का रहता है डायलिसिस के पर अगर कोई पेशेंट है तो बहुत कम रहता है। कई कुछ साल तक जी लेते हैं, कई लोग 1-2 महीने, 6 महीने, 5 महीने बाद ही डेथ हो जाती है उनकी। इसके अलावा अगर हम बात करें हीमोडायलिसिस की, तो उसमें ब्लड से मतलब आपका फिस्टुला बनाया जाता है, उसके थ्रू डायलिसिस होती है, जो कि 3-3.5 घंटे भी लेती है, प्लस एक्सपेंसिव भी है। दोनों डायलिसिस, चाहे वो पेरिटोनियल की बात करें चाहे हम हीमो की करें, दोनों एक्सपेंसिव तो हैं, बट ये है कि हीमोडायलिसिस के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पेरिटोनियल डायलिसिस के। अगर हम दोनों चीज़ें ख़राब हैं मगर एक में कम खराबियां हैं, एक में ज़्यादा खराबियां, तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी भी हो जाता है। ज़्यादा समय तक कोई हीमोडायलिसिस पे अगर है पेशेंट, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो उसको हेपेटाइटिस बी भी हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी हो गया तो अब लिवर भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा, पहले तो किडनी ख़राब हो रही थी। तो एक तो वो एक साइड इफ़ेक्ट है। पेरिटोनियल में ये है कि पेशेंट कहीं जाने आने का नहीं रह जाता, कि वो कहीं जा नहीं सकता, प्लस हाइजीन मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है उसके अंदर, की साफ़ सफाई रखना। पेरिटोनियल में भी साफ़ सफाई उतनी ही ज़रूरी है जितनी हीमोडायलिसिस में है, बट पेरिटोनियल के अंदर क्या होता है कि एक पेट से करने वाली डायलिसिस है, प्लस वो घर में कर रहे हैं। अगर सुपरविजन के लिए आपके घर में ही कोई बंदा इस तरह का है जिसको डॉक्टर सिखा देते हैं कि भाई इस तरह से करनी है, मगर उसके भी अगेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बॉडी काफ़ी ज़्यादा पतली होनी शुरू हो जाती है, बॉडी की फिज़िकल मूवमेंट भी कम होती जाती है, क्योंकि कहीं जा नहीं आ सकता आदमी, तो वो एक और साइड इफ़ेक्ट्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसप्लांट का, तो ट्रांसप्लांट इज़ अगेन एक कह लीजिए एक स्थायी उपचार नहीं है इसका, क्योंकि ट्रांसप्लांट कराते हैं तो कई लोगों का ट्रांसप्लांट करा के 2 महीने में, 1 महीने में या कुछ दिनों में ही रिजेक्ट हो जाती है। कई लोगों को कुछ साल तो खींच जाती है ट्रांसप्लांट होने के बाद, मगर आप देखिए एक्सपेंसिव कितनी है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसे, और साल खींच भी जाती है। अगर कुछ साल निकाल भी दिए तो फिर अगेन ट्रांसप्लांट, अगर मान लीजिए किडनी फेल वो हो गई, रिजेक्शन हो गया उस किडनी का भी, क्योंकि उसमें भी बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, कोई इन्फेक्शन ना लगे, कभी बुखार ना हो, या कोई और समस्याएं पैदा ना हो जाएं, क्योंकि अगर उसके अंदर भी एसोसिएटेड डिजीजेज तो आपकी बॉडी में रह गई हैं, जैसे शुगर है, अब किसी ने ट्रांसप्लांट तो करा लिया और शुगर कंट्रोल रख नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिक बात है या जाहिर सी बात है कि उसको जो है इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा से आ जाएगी, किडनी फेलियर होगी ही होगी, और जो किडनी लगी थी वो रिजेक्शन पे आ जाएगी। तो वो भी एक स्थायी उपचार नहीं है। अगर हम बात करें एक सही उपचार की, और जो सही उपचार है और स्थायी उपचार हो सकता है किडनी का, तो वो मैं मानता हूँ कि हेल्थ मैक्स क्लिनिक के पास है। काफ़ी वर्षों से, लगभग आप लगा के चलिए कि हम 10 सालों से किडनी फेलियर का इलाज कर रहे हैं, और हमने ये देखा है कि हमारे काफ़ी हद तक पेशेंट्स ठीक हुए हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि कंट्रोल किया है हमने, बिल्कुल कंप्लीटली क्योर किया है पेशेंट्स को। इसके अलावा इतना तो हम पेशेंट के लिए कर ही देते हैं कि वो डायलिसिस पे लाइफ लॉन्ग कभी नहीं जाए। मतलब अगर उसका क्रेटिनिन यूरिया कंट्रोल में आ गया है, और फिर भी कई लोगों की टेंडेंसी रहती है कि फ्लक्चुएटिंग क्रेटिनिन यूरिया रहता है, मगर वो ये पक्का है कि हमारी ट्रीटमेंट को लेने के बाद डायलिसिस पे कभी नहीं जाएगा। हाँ, अगर वो बदपरहेजी करे, दवाइयाँ तो ले रहा है हमसे, क्योंकि हमारी उसमें दवाइयाँ रहती हैं, दवाइयों के थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं किडनी फेलियर का, और दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि एक तो उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अब जिन दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि किडनी में ये भी देखना पड़ता है कि इन दवाइयों के कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो नहीं है किडनी फेलियर में, क्योंकि कई जगह एलोपैथी में इस तरह की मेडिसिन भी हैं जो कि डॉक्टर ने गलती से लिख दी, या फिर कहीं से मरीज ने दूसरे मरीज से बात करी, फलाने ने दूसरी दवाई बता दी है, किसी हकीम या यूनानी वैद्य या दूसरे वैद्य या किसी भी तरीके के वैद्य जो कि नकली हैं। देखिए, यूनानी वैद्य अगर डिग्री लेके आए तो वो बात बढ़िया है, मगर अगर कोई डिग्री बिना लिए ही ट्रीटमेंट दे रहा है और उधर से ट्रीटमेंट लेने लग गए आप कोई पेशेंट, और वो दवाइयाँ किडनी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो क्या होगा, ठीक होने की जगह बीमारी और बढ़ जाएगी और वो जल्दी डायलिसिस पे चला जाएगा। इसी तरह से अगर वो हमारे से दवाई ले रहा है अगर पेशेंट,